महीने पहले बता चुके थे कि जिस दिन ईरान पर अटैक होगा ईरान क्या करेगा। अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करता है तो फिर हम मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी बेसेस हैं, अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे। इसीलिए ईरान अब उन मिलिट्री बेसिस को अमेरिका के निशाना बना रहा है जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में हैं। अगर अमेरिका और इजराइल वो करने की कोशिश करेंगे जो नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारे लिए टेबल पर सारे ऑप्शंस ओपन हैं। از پیشرفته‌ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبارداری میزنیم. इसीलिए अरब के देश अमेरिका से ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप अपनी गोटियां सेट करने के लिए हमारा इस्तेमाल क्यों करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अपने लोगों को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये अटैक आखिर ईरान पर किया क्यों है और इसका क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है और ऐसा क्या है जो इस युद्ध से अमेरिका हासिल करना चाहता है। ईरान ने पूरे इजराइल में सायरन तो बजवा दिए हैं, पूरे इजराइल में सायरन बज रहा है। दर्शकों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान कितने देर इजराइल और अमेरिका की माइट के सामने टिकेगा। वो ईरान जिसके पास एयरफोर्स नहीं है का मतलब वो फोर्स नहीं है जिस फोर्स की दम पर वो इजराइल और अमेरिका का सामना कर पाए। और इसीलिए ईरान के पास जो इकलौता रास्ता है वो है बैलिस्टिक मिसाइल्स का रास्ता, जो ईरान अपना भी रहा है और दाग भी रहा है। लेकिन दर्शकों, एक बेहद गंभीर बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ईरान ने चूंकि अब पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के लपेटे में ले लिया है, जी हां, उसने यूएई में दाग दिया, उसने कतर में दाग दिया, उसने कुवैत में दाग दिया, कुल मिलाकर इवन बहरीन पर भी दागा है। मतलब ईरान ने मिडिल ईस्ट के लगभग 7 देशों पर अटैक किया है। मतलब उन देशों का नहीं, ईरान पहले से कह रहा था और हम आपसे 2 महीने पहले बता चुके थे कि जिस दिन ईरान पर अटैक होगा ईरान क्या करेगा। ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर आप इस बार मिसकैलकुलेट करते हैं तो आप हमारे डॉक्ट्रिन को शिफ्ट होते देखेंगे। डॉक्ट्रिन शिफ्ट होने का मतलब यह कि अभी तक ईरान केवल अपना बचाव करता है कि भाई इजराइल ने मारा, अमेरिका ने मारा, तो हम बचाव कर रहे हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि भाई इस बार ईरान केवल बचाव नहीं करेगा, इस बार ईरान ऑफेंसिव भी करेगा, मतलब ईरान अटैक भी करेगा। और ये बात सुनते ही जानते हैं कौन कौन परेशान हो रहा है। ये बात सुनते ही परेशान हो रहा है कुवैत, परेशान हो रहा है सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, इराक, ये सब के सब परेशान हो रहे हैं, सब के सब। कारण यह है दोस्त कि ईरान ने यह कहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करता है, अगर इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारे अंदरूनी हालत का फायदा उठाकर हम पर अटैक करता है, तो फिर हम मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी बेसेस हैं, अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, नाटो के सैन्य अड्डे हैं, पश्चिमी देशों के सैन्य अड्डे हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे। ये सुनते ही मिडिल ईस्ट के जितने इस्लामिक देश हैं, सऊदी अरबिया, अमन, बहरीन, कतर, यूएई, इन सब के हाथ पांव फूल रहे हैं कि भाई लड़ाई तो ईरान अमेरिका की होगी, लेकिन खतरा हमारे ऊपर भी है। क्यों? जी हां, ये हम आपको महीनों पहले बता चुके हैं, क्योंकि ईरान के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि इजराइल के ऊपर एक तरह का सुरक्षा घेरा बना दिया है, सुरक्षा घेरा बना दिया है अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस ने और इजराइल के आयरन डोम ने। मतलब ईरान अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल यहां फायर भी करता है तो इजराइल पहुंचने से पहले हो सकता है जॉर्डन के एयर स्पेस में, हो सकता है इराक के एयर स्पेस में ही उसको ध्वस्त कर दिया जाए। इसीलिए ईरान अब उन मिलिट्री बेसिस को अमेरिका के निशाना बना रहा है जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में हैं। इवन कहां देख लीजिए, अल दफरा एयरबेस जो F-22 रैप्टर जहां पर तैनात है, यूएई में अटैक हुआ है। इसके अलावा अल उदैद एयरबेस जो कतर में है, लार्जेस्ट बेस इन द मिडिल ईस्ट, यहां भी अटैक हुआ है।
यूएस नेवी के 5th फ्लीट जो बहरीन में है, यहां भी अटैक हुआ है। अली अल सलेम एयरबेस कुवैत, अल तंफ गैरिसन सीरिया, अल असद एयरबेस इराक। यानी आप ये देखें, ईरान ने लगभग पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के लपेटे में ले लिया है। लेकिन क्या यह ईरान ने किया है? क्या यह ईरान की गलती है? ईरान पहले दिन से कह रहा है कि अगर हम पर अटैक होगा, अगर अमेरिका और इजराइल वो करने की कोशिश करेंगे जो नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारे लिए टेबल पर सारे ऑप्शंस ओपन है। वो कह रहा है जिन विषयों के बारे में हमने कभी सोचा नहीं या जो हमारे दिमाग में नहीं आया, इस बार वो वाला ऑप्शन भी है। ترامپ بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم، اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی رو که تا الان رو نکردیم و به قول ما بچه ایرانی ها تو آب نمک خوابوندیم، اونها رو هم این روزا رو خواهیم کرد. मतलब ईरान ने अपना ट्रंप कार्ड एक तो निकाल दिया है, वो ये कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल जो है, हो सकता है इजराइल पर गिरे न गिरे, उनका आयरन डोम, उनकी आयरन बीम तकनीक, अमेरिका का थर्ड सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ये तमाम जो है हथियार हो सकता है हमारे बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल में जाने से रोकने। लेकिन हमारे बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा है, जो बताया जाता है कि ईरान के पास लाखों में, वो मिसाइल्स जब सुपर क्रूज करते हुए, जब हाइपरसोनिक स्पीड में यूएई से लेकर सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, सीरिया, इराक तक गई हैं, उनको अमेरिका नहीं रोक पाया है। बात यह नहीं है कि ये हमले अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हो रहे हैं, यह बात यह है कि यह किसी भी देश की संप्रभुता का मसला है। यूएई ये कह सकता है, सऊदी अरबिया अमेरिका को कह सकता है कि आपने हमें गारंटी दी है कि आप हमारी सुरक्षा करोगे, और हमारे देश पर अगर दूसरा देश मिसाइल मार रहा है तो यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। फिर तुम्हारे उस वादे का क्या हुआ जो तुमने कहा था कि तुम हमको बचा लोगे? हम तुमसे कह रहे थे कि इसको यहीं डिफ्यूज करो, इसको यहीं रोको, लेकिन आपने हमला किया। अब जब आपने हमला किया है तो ये जो तमाम देश हैं, ये रहे हम, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा ईरान, और ये अलग अलग देश यहां पर यूएई, बहरीन, कुवैत, सीरिया और सऊदी अरब, यहां पर इन तमाम देशों पर अटैक्स हो रहे हैं। ईरान कर उनके सैन्य अड्डों पर रहा है, कहीं नेवी बेस पर, कहीं एयरफोर्स के बेस पर, लेकिन सवाल फिर वही है, हमला तो सऊदी अरब की जमीन पर हुआ ना, हमला तो यूएई की जमीन पर हुआ ना। यूएई में आबू धाबी और दुबई जैसे शहरों पर ईरानी मिसाइल आ रहे हैं, इनका क्या करेंगे? और अगर मिडिल ईस्ट के देशों में ये एस्केलेट हो गया, आप ये देख लो, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरबिया, कुवैत, जॉर्डन, इजराइल, इरबिल, इन तमाम देशों पर अटैक हो रहा है। और ये तमाम देश वो हैं जिनका फिलहाल इस कॉन्फ्लिक्ट से लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना कैसे नहीं है? लेना देना तो होगा क्योंकि आपने अपने यहां अमेरिकी सैन्य अड्डों को रखने की अनुमति दी है, और उन्हीं सैन्य अड्डों से अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि ईरान के पास वो शक्ति तो नहीं है जो एयर पावर इजराइल के पास है, या जो एयर डोमिनेंस अमेरिका के पास है, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, B-2 बॉम्बर, दुनिया भर का तामझाम नहीं है। लेकिन ईरान के पास ऐसा नहीं है कि उसके पास प्रतिरोध की क्षमता नहीं है, वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता। उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, अब उन्होंने गिरना शुरू कर दिया है। ईरानियंस ने कहा कि हम उन तमाम ऑप्शन को देख रहे हैं। यानी अब इसमें क्या होगा? अब ये तमाम देश, वो चाहे सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, जिन भी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर ये अमेरिकी वर्चस्व को ईरानियंस ने चैलेंज कर दिया है कि अब मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के सैन्य अड्डे का हम होने का मतलब यह है कि आपका देश सुरक्षित नहीं है, ईरान मिसाइलों से हमला करेगा और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर यहां पर यह जरूरी हो जाता है तब जब रशिया जैसा माइट पिछले 3-4 साल से यूक्रेन से लड़ रहा है, अगर यह कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, ये तमाम आप अलग अलग देश देख लो, जहां सीरिया में 2000 सैनिक, इराक में 25,000 सैनिक,
कुवैत में 13,500 सैनिक, जॉर्डन में करीब 4,000, सऊदी अरबिया में करीब 3,000, बहरीन में 9,000, कतर में 10,000, यूएई में 3,500। ये जो ईरान के चारों तरफ अमेरिकी सैन्य अड्डों का जो जखीरा है या झुंड है, अगर इस मिसकैलकुलेशन में अमेरिका फंसा कि जहां ये युद्ध अगर लंबा चल गया जैसा रूस यूक्रेन वाला लंबा चल रहा है, तो फिर यहां अमेरिका ट्रैप हो जाएगा। फिर अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में अपने आप को कॉन्कर रख पाना या इनविंसिबल दिखा पाना या उस तरह से अपने आप को प्रभावी बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वो पूछेंगे कि आपने तो कहा था कि आपकी बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, आप दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर हैं, आपने कहा कि आप ईरानियंस को बिल्कुल नेस्तानाबूत रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन ईरानियंस अगर ये प्रतिरोध कर पा रहे हैं, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई अगर लंबी चली तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो मौजूदा पोजीशनिंग है अमेरिका की, वो पावर पोजीशनिंग खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को, जैसा वो कह रहे हैं कि भाई 4 दिन का पूरा हमारा है मामला, और अगर ये पूरी की पूरी रैली जो है 4 दिन में ये पूरा ऑपरेशन अगर ये खत्म कर लेते हैं और अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को, जैसा वो कह रहे हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होने देंगे, वो हासिल कर लेते हैं, तो फिर बड़ी बात, फिर तो दुनिया ये भूल जाए जो कहा जा रहा है बार बार कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, फिर वो बात आप भूल जाइए। फिर बात वही रहेगी कि जो ताकतवर है, फिर ताकतवर के सामने दुनिया में किसी की चलती नहीं है। और ये साबित करने के लिए या इसको कायम रखने के लिए एक बहुत जल्दी वाली जीत चाहिए इजराइल और अमेरिका को। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खिंचा और ईरान अपने आप को बैक करता रह गया और वो जवाबी कार्रवाई जो दिख रही है, ये रिटेलिएशन का स्तर और बड़ा हो गया, मिडिल ईस्ट को और भी झटके मिले, तो फिर अमेरिका की बादशाहत को एक बड़ी चुनौती मिडिल ईस्ट के अंदर, और हो सकता है फिर इस खेल में सीधे तो नहीं लेकिन बैक एंड पे रशिया की एंट्री हो जाए, जहां रशिया सैटेलाइट इमेजेस से लेके बाकी टेक्निकल सपोर्ट ईरानियंस को देने लगे, और दूसरी तरफ चीन अंदर आ जाए, जहां चीन हथियारों से लेकर बाकी चीजों के सपोर्ट ईरान को देने लगे। मतलब वही काम जो यूरोप में यूक्रेन के साथ मिलकर के किया इन लोगों ने रशिया के खिलाफ, वो काम चाइना और रशिया ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ कर सकते हैं। रशिया सीधे इजराइल या अमेरिका से नहीं भिड़ेगा, लेकिन हां ईरानियंस को यह सपोर्ट कर सकता है। पहले यह देख लीजिए कि ईरानियंस खुद कितने काबिल है। ये जो कह रहे थे कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल रखा है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे, ये जो जवाब देना शुरू किया है, ये कितना लास्ट करता है, ये कितना और लंबा इसको खींच पाते हैं। जितना लंबा खींचेंगे अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने देश में अपने भी लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को अपने लोगों को यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये अटैक आखिर ईरान पर किया क्यों है और इसका क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है और ऐसा क्या है जो इस युद्ध से अमेरिका हासिल करना चाहता है। जब से ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की जवाबी कार्रवाई शुरू की है, तब से 2 बार बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आना था वो कैंसिल किया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले बयान में कह चुके हैं कि ईरान में बैठे जो लोग हैं वो हमारे लोगों के लिए, हमारे सैन्यडों के लिए, हमारे सहयोगियों के लिए अच्छे नहीं हैं, वो बुरे लोग हैं, और उन्होंने कोलेटरल डैमेज की बात की थी। तो क्या अमेरिका, ये जो मिडिल ईस्ट में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक हैं, इन 50,000 सैनिकों की कीमत पर अमेरिका ईरान में युद्ध कर रहा है, या फिर क्या अमेरिका इन 50,000 सैनिकों को सही सलामत रख पाएगा? क्योंकि अगर अमेरिकी माइट को 5th फ्लीट के बेस पर बहरीन में हमला हुआ है, F-22 रैप्टर यूएई जहां पर तैनात है, अल दफरा एयरबेस वहां पर हमला हुआ है, और वो तमाम एयरबेसेस अपने आप को नहीं बचा पाए हैं। तो इसीलिए अब यह सवाल है कि उन बैलिस्टिक मिसाइल से कितना नुकसान हुआ अमेरिका को, यह आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन जवाबी कार्रवाई तो ईरान की तरफ से हुआ है।
और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यह सब इतना आसान नहीं है। और जब तमाम देश अमेरिका से पूछने लगेंगे, ये जो मिडिल ईस्ट में चारों तरफ अमेरिकी सैन्य जमावड़ा है, कि भाई हम हमारी जमीन आपको क्यों दें, आप हमारे जमीन का इस्तेमाल अपने एडवर्सरीज के खिलाफ करते हो और करते हो वो हमको अपना दुश्मन मान बैठता है। आखिर ये युद्ध देखिए समझदारी क्या है, ये युद्ध लड़ा कहां जा रहा है? अरब की धरती पर लड़ा जा रहा है। क्या इजराइल की जमीन पर युद्ध हो रहा है? नहीं, ये अरब की धरती पर, ईरान की धरती पर या मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पे, और अगर बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर गिर गए तो इजराइल की धरती पर। लेकिन क्या दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं? इजराइल और ईरान की नहीं मिलती हैं। यानी ये पूरी की पूरी लड़ाई हवाई लड़ाई है, आसमानी लड़ाई है। क्या अमेरिका ईरान का पड़ोसी है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका नहीं है। मतलब अमेरिका मिडिल ईस्ट में आके लड़ रहा है, मतलब अमेरिकी लोगों को, अमेरिकी अर्थशास्त्र को और अमेरिका के को सीधे सीधे कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए अरब के देश अमेरिका से यह सवाल पूछ सकते हैं कि आप अपनी गोटियां सेट करने के लिए हमारा इस्तेमाल क्यों करते हैं? यह देखिए जो लगातार कहा जा रहा है, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, द कंपाउंड ऑफ सुप्रीम लीडर अली खामनेई, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन इन तेहरान, ये तमाम चीजों पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया है। अब जब खामनेई के घर को आप निशाना बना रहे हो, तो फिर ईरान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं कि वो अमेरिकी सैन्य अड्डों को मिडिल ईस्ट के अंदर निशाना बनाए। ये तमाम खबरें आप देख लीजिए, यूएई, सऊदी अरबिया, कतर एंड मोर, 6 कंट्रीज अंडर अटैक, ईरान अटैक्स यूएस मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4। ईरान ने अपने रिटेलिएशन को नाम दिया है ट्रूथफुल प्रॉमिस 4। हमने जो वादा किया था हम वो निभाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि क्या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप से कहीं कोई मिसकैलकुलेशन तो नहीं हो गया इस मामले में? क्योंकि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा और ईरान सरवाइव कर गया, ईरान की रिजीम सरवाइव कर गई, जो रिजीम जवाब देना जानती है, वो लोग रुकेंगे नहीं। और अगर यह कंटिन्यू होता है और खामनेई बच जाते हैं और यह लड़ाई बड़ी खिंचती है, लंबी खिंचती है, तो अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में परेशानी शुरू हो जाएगी। और जो वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, वो वर्ल्ड ऑर्डर आपको वाकई में दिखने लगेगा, जहां लोग एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होंगे और मिडिल ईस्ट के तमाम देश आपस में भिड़ रहे होंगे। दूसरी तरफ अगर यह लड़ाई बहुत शॉर्ट टर्म रहती है और अमेरिका इसको अपने टर्म्स पर सेटल करने को देख लेता है या करवा लेता है, तो यह अमेरिका और इजराइल की बड़ी जीत होगी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बड़ी बड़ी खबरें ये है कि ईरान के बड़े मिनिस्टर्स, टॉप कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इन सब को मारा गया है। बहुत, इवन डिफेंस मिनिस्टर ईरान का मारा गया है। तो ईरान का रिटेलिएशन क्या होगा, किस लेवल का होगा, कब तक होगा, कितना लंबा होगा, वो ये तय करेगा कि अमेरिका की बादशाहत क्या वाकई में बनी रहेगी या फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बादशाहत हमेशा के लिए ईरान खत्म कर देगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।